मेरा भी बिल्कुल वही हाल है जो हम सबका हाल है। हम सब किसी गहरी फिक्र और सोच में डूबे हुए हैं, किसी सॉल्यूशन को तलाश रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि अपने हजारों हजार स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में भी सोचता हूँ। 5 चीजें हैं जो हर करवट मुझे अंदर से खाती हैं। पहला, घोर कहरनाक गरीबी, एब्जेक्ट पॉवर्टी और इलिटरेसी का एक कॉम्बिनेशन है जिसने आकर हमें घेर लिया है। इलिटरेसी और एब्जेक्ट पॉवर्टी, घोर कहरनाक गरीबी, इस विशियस साइकिल को कैसे तोड़े, ये एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती है। दूसरा, हमारी कंट्री में इतने रिसोर्सेस हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि वी हैव इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हमारे पास सबकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे पास किसी की लालच के गड्ढे को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। 1% लोगों के हाथ में देश के 40% रिसोर्सेस हैं। यानी 142 करोड़ की आबादी में नीचे के जो लोग हैं 99%, वो रिसोर्सेस के लिए आपस में लगातार खींचतान कर रही है। जो इनइक्वालिटी है, इसने सारे इल्ज़ाम लाकर बॉटम ऑफ द पिरामिड की कम्युनिटीज़ पे रख दिए। ना आपके पास कोई संसाधन है, ना आपके पास कोई फोरम है जहाँ आप अपनी आवाज़ उठा सको, ना आपके पास कोई पढ़े लिखे लीडर्स हैं, ना आपके बच्चे ही इतना पढ़ाई लिखाई जानते हैं कि वो इन हालात को बदल सकते हैं। तीसरा, ये इनइक्वालिटी फर्दर राइज होगी, चीज़ें और ख़राब होंगी। क्यों? पहले ऐसा होता था कि अमीर लोग नई कंपनियां खोलते हैं जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरियां करती हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स आ गए हैं जो छुट्टी नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मांगते। उन्हें एक बार खरीद लो और वो सालों साल बिना रुके, और उनका प्रिसीशन, उनकी एफिशिएंसी हमसे बहुत अच्छी है। हमने किस तरह की एजुकेशन का सामना किया है वो देखिए। बहुत सारी किताबों में से कुछ नॉलेज यहाँ डंप की और एग्ज़ाम के सवाल के हिसाब से हम उसको वहाँ वॉमिट करा है, उल्टी करा है। चैट जीपीटी या कोई भी लैंग्वेज मॉडल, उसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक पर उसके लिए दुनिया के इंटरनेट में जितनी इंफॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल है, और क्वेश्चन के हिसाब से अब उसे सजा कर लिखना आ गया है। आर्ग्यूमेंट वाइज, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, वो हमसे लाख गुना अच्छा लिखता है। जितनी देर में हम एक लिखते हैं वो हजारों लिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में याद रख कर और एग्जाम में सवाल के हिसाब से उल्टी करके आकर ली गई डिग्री के बदले अब कोई जॉब नहीं मिलेगा। हालत तो यहाँ तक खराब है सर कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है आईआईटी पवई, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सबसे अच्छा, उसके भी 26% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे बच्चे जो मेहनत करते हैं, 99% तक लाते हैं, क्या उन्हें भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्रॉनिक्स रिप्लेस करेगा? जैसे इस वक्त हैदराबाद, बेंगलुरु की हालत बहुत खराब है। 30-30 हजार लोगों को एक एक महीने में ले ऑफ किया जा रहा है। चौथा, एजुकेशन क्या हर चीज का सॉल्यूशन है? मुझे नहीं लगता। एजुकेशन जब तक थोड़ी सी हिम्मत के साथ ना मिलता हो, और एजुकेशन जो है जब तक खड़े होकर गरीबों और कुछ लोगों की आवाज बनने के लिए आपको प्रेरणा ना देता हो, इंस्पिरेशन ना देता हो, तब तक कि वो एजुकेशन सिर्फ आपके लिए या आपकी वाइफ के लिए, या बहुत हो गया आप लायक हैं तो आपके घर वालों के लिए किसी काम का है, जो एक अदद सैलरी आपको महीने के एंड में दिलवा देता है। वो भी सैलरी
अगर आपकी मान लेते हैं आइडियलिस्टिक कंडीशंस में 1 लाख की है तो कम से कम 10 लाख का काम आपको करना पड़ता है। आप अपनी फैमिली के लिए मर जाते हो, समाज के लिए मर जाते हो, आपको टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, आपका परफॉर्मेंस का स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होता है, तब आपके हाथ में वो दी जाती है। आप बच्चा पैदा होने पर अपने घर नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं करेंगे और ये गुलामों वाली जिंदगी नहीं जिएंगे तो आपके पीछे कतार में बहुत सारे लोग हैं। पर आप समाज और देश के या फिर आप कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए भी किसी काम के नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल कड़वा सच जो आंखों से देख रहा हूं वो बता रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि 1% लोगों के हाथ में जब 40% रिसोर्सेस हों तो उससे वो न्यूज़ चैनल्स खरीदते हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े ट्रोल्स की टीम को स्पॉन्सर करते हैं और एक ऐसा विशियस कैंपेन शुरू करते हैं कि वो जिसे चाहते हैं वो ही जीत कर आता है। उनमें बहुत ताकत है। 1%, दे आर द मास्टर्स ऑफ द मैनकाइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति या पॉलिटिक्स, जिसे आज हम दुनिया की सबसे गंदी चीज़ समझते हैं, दरअसल वो कभी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब हर कोई सिर्फ अपने लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, अपने लोग, यही बातें करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी और को हक दिलाने के लिए कुछ नहीं करेगा, जैसा आज़ादी के ठीक अगले दिन से कई सालों तक होता रहा। हर एक आंख से आंसू पोंछने की जद्दोजहद होती रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में अब बड़ा दिल रख के सबका साथ सबका विकास ऐसी कोई चीज़ आने वाली नहीं है। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान करती है और वो ये है कि इतिहास को अगर किसी समाज की, कौम की जड़ें काटना हो ना तो उसके इतिहास को ही मिटा दो। उसकी संस्कृति, उसके सभ्यता की जो रोशनाई है उसे नफरत की काली स्याही से दोबारा लिखो। हर वो कम्युनिटी जिसकी आने वाली जनरेशन को अपने पुराने इतिहास, माजी, जो शानदार इतिहास है, जो पढ़ने लायक है, जो सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उससे ही घृणा आने लगे या वो उसकी सफाई देने लगे। तो कहते हैं ना कि जिस कौम ने अपने इतिहास को भुला दिया, इतिहास ने उस कौम को भुला दिया। ये शुरू हो गया है संस्कृति पे, अदब पे, आपके कल्चर पे, आपके इतिहास पे। जबकि सच्चाई क्या है? एंगुस मेडिसन की एक किताब है जो ये कहती है कि मुगल ज़माने में दुनिया की जीडीपी का 24% अकेले इंडिया के पास था। दुनिया की जीडीपी का। तभी तो हर यूरोपियन इंडिया को ढूंढने निकला था। इंडिया को ढूंढने ही तभी हर यूरोपियन निकला था। और जब वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने देखा कि ग्लोरियस डेज के पर, शहंशाहों के तख्त पर अब उतने पावरफुल पर्सनालिटीज नहीं बैठी है, तो उन्होंने मंसूबे बनाए और फिर इस देश पे कब्जा किया। वरना भगत सिंह ने अपने ट्रायल के ज़माने में शहीद आज़म, जिनका नाम लेना फ़क्र है, उन्होंने कहा था कि मुगल ज़माने में हम एक सोने की चिड़िया थे और उस चिड़िया की चहक तुम्हें हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ खींच लाई। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, द गोल्डन नाइटिंगेल। आपके इतिहास को मिटा दो, आपकी संस्कृति को मिटा दो, आपके दिल में नफरतें पैदा कर दो। फिर मुझे और एक चीज़ है जो बहुत परेशान करती है। आने वाले ज़माने में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिट्टियाँ उस तरह से कुछ ग्रो नहीं करेंगी। जलवायु, मौसम विज्ञान के ज्ञाता की ज़रूरत हर जगह होगी। अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गए, लेकिन उनके पास हमारे देश के जैसा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है। नहीं ऐसा। हमारे देश जैसे आईआईटीज नहीं है, हमारे देश जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। उनके पास सूखी मिट्टी है जिसमें एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है। वो फेमीन की कंडीशंस में रहते हैं। बारिशें इरेगुलर हो गई हैं, हो रही हैं तो मूसलाधार, जैसे दुबई में अभी आपने देखा। सहराओं में बारिश हो रही है और जहां बारिशें होती थी वहां सूखा पड़ रहा। ये एग्रीकल्चर, ये क्लाइमेटोलॉजी की पकड़।
आने वाले ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इसका विशेषज्ञ देश के हर कोने में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। चीज़ें बहुत खराब होने वाली हैं। अगली चीज़ जो मुझे और बहुत परेशान करती है वो ये है कि संविधान, मुझे नहीं लगता इसे बदला जाएगा, लेकिन संविधान को ना बदलते हुए उसके मायनों, इसकी मीनिंग्स को खाली कर दिया जाए। लिखा संविधान में जो भी हो, बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था बहुत अच्छी बात। कहा जाता है कि हमने बहुत अच्छा संविधान लिखा, पर कोई संविधान उतना ही अच्छा है जितना उसके लगाने वाले अच्छे हैं, और कोई संविधान उतना ही बुरा है जितना उसके लगाने वाले बुरे हैं। यानी संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लगाने वाले बुरे हैं तो वो बुरा है, और संविधान कितना भी बुरा हो पर लगाने वाले अगर अच्छे हैं तो अच्छा है। और आखिरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि एक थिंक टैंक, दिशा देने वाला जानकार लोगों का एक समूह, इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने दुनिया की, जैसे हमारे आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स, फोर फादर्स ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने ऐसा किया था। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लंदन गए। वहाँ उन्होंने गहराई से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर की नई नई बातें, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब पढ़ा। उनका दिमाग रेडिकलाइज हो गया। अब वो सेम चीज़ें अपने देश में चाहते थे, तब जाकर देश का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे थिंक टैंक, फॉरवर्ड लुकिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हम नहीं मिलते जो सोच बहुत गहरी रखते हो। जितने लोग व्हाट्सएप पे बैठकर सोच रहे हैं ना, उनसे सुपरफिशियल और सतही तौर की सोच मैंने कहीं नहीं देखी। किसी बात का कोई डेफिनेट सॉल्यूशन उनके पास नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। जितने प्रॉब्लम्स मैंने बताए, इसका मतलब है हमारे एजुकेशन में हमें वो चेंजेस करने चाहिए। तो हमारे एजुकेशन में ये चेंजेस हम कर सकते हैं अगर कोई एक पावरफुल सिलेबस हो, या हमारे सिलेबस को रिवाइज करके इस तरह के 7-8 सवालों का जवाब देने लायक बनाया जाए। सिलेबस रिवाइज तो होगा लेकिन अच्छाई के लिए नहीं होगा, वो उल्टी दिशा में रिवाइज होगा। लेकिन एक सिलेबस है जो दुनिया का सबसे ताकतवर सिलेबस है, और उसमें इस सारे सवालों का जवाब है। वो सिलेबस इतना पावरफुल है कि हर घर में एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर आम्बेडकर पैदा कर सकता है। उस सिलेबस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इकोनॉमिक्स की बहुत गहरी समझ भी है, और 6 अखबार उनमें से निकला हुआ चीज़ें रोज़ पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स भी है। उस सिलेबस में बहुत बड़ी और भारी बातों को कम अल्फाजों में बोलना भी है, बात करते समय हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, डिबेट और डिस्कशन में अपने पॉइंट्स को तरतीबवार रखना भी है। वो सिलेबस कोई और नहीं, दुनिया के मैं कह रहा हूँ दुनिया के टफेस्ट एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस का सिलेबस है। अब जैसे ये कहो कि साहब हर घर से अगर एक बच्चा इस बहुत ही तगड़े, बहुत ताकतवर सिलेबस से अगर एक बार गुजरे, तो थोड़े ही दिनों में हमें थिंक टैंक, इंटेलेक्चुअल्स मिलने लगेंगे। व्हाट्सएप के अंकल लोग बैठकर यूपीएससी आईएएस में पास हुए लोगों की लिस्ट बनाकर जो फॉरवर्ड करते हैं, वो बेचारे, उन्हें कोई अकल ही नहीं कि जो पास हो गया वो किसी काम का नहीं, क्योंकि जो पास हो गया वो आईएएस से शादी करके सेटल हो जाए। लेकिन जो वहां तक पहुंचा उसने भी उतनी मेहनत की, उसने भी उतना प्राइस पे किया, सिर्फ किस्मत ने उसका साथ नहीं दी। ऐसे ताकतवर सोचने वाले लोग किसी कौम, किसी समाज को दिशा देते हैं, और इस वक्त इंडिया के बॉटम ऑफ पिरामिड में हमारी कौम है। अगर हमें एक सही दिशा मिल गई तो ये पूरा देश सबसे ज्यादा तरक्की की तरफ चल जाए। सबसे कम पर कैपिटा इनकम हमारी है, सबसे ज्यादा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों का परसेंटेज हमारा है, सबसे ज्यादा जेलों में बेगुनाह जिनका बोर्ड पर केस भी नहीं लगता वो हम है, सबसे ज्यादा सिकुड़ते बिजनेसेस हमारे। हमें आइडियाज के भंडार चाहिए, हमें थिंक टैंक चाहिए, हमें स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए, हमें प्लानर्स चाहिए, और वो सिर्फ पॉसिबल है जब हमारे लोग
इतना बड़ा चैलेंज उठाए। किसी कौम, किसी देश के लोग उतने ही ताकतवर हैं जितने ताकतवर चैलेंज को वो अपनाते हैं या उससे गुजरते हैं। तो एक बड़ा ही अनहोनी सा एक ख्वाब देखा है कि क्या ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई छोड़ने वाली कौम दुनिया के सबसे ताकतवर सिलेबस से हर घर से कम एक बच्चे को गुजारेगी? ये एक सवाल है। सर, जब सीटें ही 600 से 1100 होती हैं तो इतने सारे बच्चे क्या आईएएस की तैयारी करेंगे? तो क्या सब पास हो जाएंगे? नहीं, लेकिन पास होने का अथक प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। पास हो गए तो उनकी किस्मत, नहीं पास हुए तो कौम की किस्मत। क्यों? वहां तक पहुंचकर, आखिरी इंटरव्यू तक पहुंचकर मान लो किस्मत की वजह से नहीं होता, जैसे हमारे बहुत शानदार पढ़ने वाले ब्राह्मण्स के बच्चे और बहुत बड़े बड़े घरों से आने वाले मेहनत करने वाले जुझारू बच्चों का नहीं होता। ये हैं वो थिंक टैंक, ये हैं वो इंटेलेक्चुअल्स। ये जिस चीज में हाथ डालते हैं ना उसमें सोना बरसता है। उस पर आने से पहले यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम, उसकी तैयारी करो तो नीचे का कोई भी एग्जाम निकल जाता। और मान लो नीचे का भी कोई एग्जाम ना निकले तो देखिए क्या मिलेगा। अगर आप जर्नलिज्म करोगे और इतनी नॉलेज लेकर इंटरव्यू तक गए, किस्मत से नहीं हुआ, अब जर्नलिज्म लोगे तो आपके एडिटोरियल्स में, आपके लेख में वो बात होगी कि 100 जर्नलिस्ट से ऊपर आप होंगे। अगर आप लॉयर हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होंगे जैसे आर्ग्यूमेंट्स दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। आप हिस्ट्री से कोट करोगे, संविधान की डिबेट, वाद विवाद जो हुआ था उसमें से कोट करोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आप ऑथर हो तो आपने पूरी दुनिया और वर्ल्ड की हर बात पढ़ी है, आपका आइडिया ऑफ विंडो इतना ज़्यादा है, आपकी स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी जैसे दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। आपसे अच्छा ना राइटर होगा, ना ऑथर होगा, ना जर्नलिस्ट होगा, ना वकील होगा, ना प्रोफेसर होगा। आपके जैसा अच्छा तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में आइडियाज जनरेट करने वाला भी कोई नहीं। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे तो आपके पास बैक में इतनी नॉलेज होगी। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अमेज़न में काम करता था, वो हिस्ट्री पढ़ने सिर्फ आया था। हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई तो उसने मेरे पैर छुए, वो जाने लगा। मैंने पूछा अरे अभी तो बाकी क्लासेस बाकी। उसने कहा नहीं सर, मैं अमेज़न से भेजा गया हूँ। हमने गूगल करके देखा कि सबसे अच्छा इतिहास कौन पढ़ाता है तो आपका नाम आया, तो मैं वहाँ सिर्फ इतिहास की क्लासेस करने आया। मैंने उससे पूछा ऐसे क्यों? तो कहा सर अमेज़न एडवर्टाइजमेंट बनवाता है देश के अलग अलग भागों के लिए बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत असर होता है। जैसे बंगाल के लोग हमेशा से क्रांतिकारी रहे हैं, तो वहाँ हम जीन्स बेचते वक्त उसके नीचे लिखते हैं, जीन्स पैंट के नीचे लिखते हैं बी अ रिबेल, बी अ रिबेल। और हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को राजस्थान में प्रमोट करते हैं। तो व्हाट्सएप के अंकलों की बात मत सुनिए कि साहब 1% सीट के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ हम उस सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ हम आखिरी दम तक ताकत लगाएं, हाँ हम रात रात भर जग कर पढ़ेंगे। लेकिन वहां नहीं हुआ तो हमसे ज्यादा ऑप्शंस किसी के लिए नहीं खुले होंगे। और कम से कम क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो यूपीएससी हमको सिखाता है ये हम किसी भी फील्ड में लगाएंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इंसान को अभी भी कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रखे हुए हैं। नॉलेज को गूगल करना और डंप करना ये काम एआई के लिए छोड़ दीजिए। नॉलेज पर सोचना और जो नहीं दिख रहा है वो पकड़ना और फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा वो देखना और इसे किस तरफ मोड़ना चाहिए ये समझना, ये काम एआई नहीं करता। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल बायसेस, ये वो चीजें हैं जो यूपीएससी के ही सिलेबस में है। ये स्किल्स एक बार आपने पकड़ी तो दुनिया के किसी भी फील्ड में हाथ डालने पर सोना बरसता है। हम इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस 6वीं क्लास से ऊपर
तीन तीन अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। हम में से हर एक जानता है कि पढ़ाई में वो अच्छा हुआ जिसका 6th और 7th और 8th अच्छा हुआ। इसके उल्टा करके हम बोलते हैं थोड़ा सा 7-8-6, जिसका 6, 7, 8 अच्छा है, 7, 8, 6 अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा है। ये इतनी सारी स्किल्स, सोचने की कला, लिखने की कला, बोलने की कला, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला 6वीं 7वीं 8वीं के सिलेबस में लगाकर बचपन में ही हम अपने बेस को ऐसा बिल्ड करें कि हमारा ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए और हमारे बच्चे ऐसा जानते हो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना जानता। तो उसी सिलेबस को, क्योंकि यूपीएससी में 6वीं से आता है, उसी सिलेबस को री इमेजिन, रिकॉन्कर ऐसे किया गया कि थोड़े ही दिनों में हमारे घर में हम हल्का सा मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि एक स्कॉलर, एक लीडर घूम रहा हो। और अगर आपने 10th कर लिया है तो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक अपने घर में रहते हुए हमें 1 घंटा रोज दीजिए ताकि हम आपको एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 घंटा रोज कुछ पढ़ा सके। और मैं वादा करता हूं कि नेटफ्लिक्स, नेट जियो, डिस्कवरी चैनल से इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कंसेप्ट इतना गहरा क्लियर होगा कि जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तैयारी नहीं करनी होगी। और तीसरा, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो 1 साल के लिए दुनिया से कट जाइए और हमारे पास आ जाइए सब कुछ छोड़ छाड़ के। हमारे पास 5 सेंटर हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, शहर के बाहर है, पढ़ाई का एक माहौल है, देश भर से बच्चे वहां आए हैं। एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, डिबेट और डिस्कशन कीजिए। एक दूसरे को देखकर आग लगनी चाहिए, यार ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। उसे कहते हैं रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जो 5 शहरों में। नियर यूपीएससी 786 ऑनलाइन, देश के हर बच्चे के साथ आइए ऑनलाइन, हफ्ते में 2 बार। बाकी 4 दिन छोटे छोटे कंसेप्ट को गहराई से क्लियर करने वाले, जादू की तरह हमें शामिल करके सिखाने वाले वीडियोस। और 2 बार मैं लाइव आऊँगा जहाँ आपकी हर बात सुनूंगा और अपनी खूब अच्छी बातें बताऊंगा। लेकिन उसमें 6वीं 7वीं 8वीं में पहले पढ़ने का तरीका बदलने पे बड़ा जोर है। 1 महीने सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया का हर बच्चा उसमें आ रहा है। आइए, मेरे पीर हैं एक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, हम इसकी फीस नहीं लेंगे, ये कौम की तरफ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो आपको सिर्फ ऐप वाली कंपनी को इंटरनेट चार्जेस देना है, जो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल। दूसरा, एक्सीलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 10वीं के बाद वोकैबुलरी, ग्रामर जो 6वीं 7वीं 8वीं में भी है, उसके अलावा हर कंसेप्ट, हर गहराई ऐसी पकड़ कि जिंदगी में आप एक बार सुन लें तो दोबारा ना भूलें। इसकी भी फीस नहीं है, आपको ऐप की कंपनी को सिर्फ ऐप के चार्जेस देने हैं। और आरसीए, जहां पर आप हमारे पास 1 साल रहेंगे और हम आपको 4 बजे सवेरे उठाएंगे। 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना हमारी जिम्मेदारी, पढ़ना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। रोज सवेरे 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक कुरान के साथ, योगा के साथ, एक्सरसाइज के साथ पढ़ने के 10 घंटे के सेशंस। उसमें 2.5 से 3 घंटा डेली आप मेरे सामने बैठेंगे लाइव, लेकिन वो ऑफलाइन है। उसके लिए आपको इन सेंटर्स पे आना पड़ेगा। हमारे पास हर तरह की सुविधा है। शहर से बाहर पहाड़ी पर नॉलेज सिटी है। इतना खूबसूरत नज़ारा आपने किसी हिल स्टेशन का नहीं देखा होगा जहां हम रखेंगे। और बच्चियों के लिए खासकर अलीगढ़ में IAS IPS जजेस जहां रिटायर्ड रहते हैं, उस एरिया के बीच में एक बिल्डिंग है जहां देश की सबसे पढ़ी लिखी बच्चियां, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, जब जमा होती है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। जो मज़ा आता है ना, ऐसा मज़ा कुछ नहीं। हम अपनी राज्यसभा, अपनी लोकसभा लगाते हैं, हम अपना मॉक कोर्ट लगाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर। इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, बाकायदा इन सेंटर्स पे किए जाते हैं। तो मैं आपको वहाँ इनवाइट कर रहा हूँ 1 साल के लिए।
इसकी फीस हमें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। 1268 लेक्चर हैं एक साल में, बिल्कुल नेटफ्लिक्स की क्वालिटी वाले 1268 लेक्चर्स हैं, और हफ्ते में 2 बार टेस्ट है, और महीने में 1 बार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, जहाँ इसी की तरह 8 से 10 RCA एक साथ आकर टेस्ट देते हैं ताकि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चल सके। लेकिन आपको यहाँ पर हेवीली सब्सिडाइज्ड फीस देनी है, क्योंकि कुछ अल्लाह वालों ने आगे बढ़कर, या यूं कह लें कम से कम 2-3 अल्लाह वालों ने आगे बढ़कर आपकी आधी फीस भर दी है। तो पूरा महीना रहना और खाना और पीना और पढ़ना और टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस और डिबेट्स और डिस्कशंस, हर चीज मिलाकर, नाश्ता खाना हर चीज मिलाकर, रहना, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सब हमारा मिलाकर आपको सिर्फ 9,500 पर मंथ देना पड़ता है। ये घर में रहकर पढ़ने से भी सस्ता पड़ता है। लेकिन इन तीनों के लिए एक शर्त है, इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए। पहले 1 महीना हम आपको पढ़ाएंगे रोज 10 दिन तक, और पढ़ाने में आप हमें देख लेंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम आपको देख लेंगे कि आप कितना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके बाद ये 10 दिन पढ़ाए हुए पर ही टेस्ट होगा, और इसी टेस्ट के बुनियाद पर सिलेक्शन होगा। और इस टेस्ट में कमाल करके दिखाओगे तो आपका हाथ हम पकड़ेंगे, और ऐसा हाथ पकड़ूंगा ना, अपने रब की तरफ से वादा कर रहा हूं, ऐसा हाथ पकड़ेंगे कि इंशाअल्लाह मरने तक या कयामत तक नहीं छूटेगा। एक बार किसी असली टीचर से पढ़कर देखिए कि जिंदगियां बदल जाएंगी। आइए कुछ मिलकर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कदम बढ़ाते हैं उस सुबह की तरफ जिस सुबह का हमें कितने सालों से इंतजार है। आइए।